संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा खेल मेला जिनका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया। वहां पर एमएलए लूणी विश्वेश साहब ने कुछ मांगा, स्टेडियम मांगे, बच्चों की सुविधाएं मांगी, हाथों हाथ सैंक्शन हुई। चांदना जी ने जो मांगा हाथों हाथ सैंक्शन हुई। गर्ग साहब ने जो मांगा जोधपुर के लिए वो सब कुछ सैंक्शन हुआ। ऐसे मुख्यमंत्री जो देते हुए नहीं थकते हैं, चाहे जितना मांग लो, मांगने वाले चाहे थक जाएं लेकिन देने वाला कभी थकता नहीं। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार से निवेदन कर रहा हूं, पधारे मंच पर और कहें अपने दिल की बात। तालियां थोड़ी और मिल जाए। आज हरा भरा दिवस है, सबका मन हरा है। हमारे वन पर्यावरण मंत्री और इस समारोह के अध्यक्ष हमारे साथी इमाम चौधरी साहब, प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग जी, अध्यक्ष पशुधन विकास बोर्ड राजेंद्र सोलंकी जी, लूणी के विधायक महेंद्र बिश्नोई जी, विधायक जोधपुर शहर मनीषा परमार जी, लॉर्ड के विधायक कृष्णाराम जी बिश्नोई, मेयर साहिबा कुंती परियार जी, संगीता बेनीवाल जी, रमेश बावना जी, उपाध्यक्ष राज्य मेला प्राधिकरण, हमारे पूर्व सांसद बद्रीराम धाकर साहब, सलीम खान साहब, नरेश जोशी जी जिला अध्यक्ष, अयूब खान साहब, विक्रम बिश्नोई जी उप प्रमुख साहब, सुनील परियार जी रिको के डायरेक्टर, जसवंत सिंह कछवाहा जी, यहाँ डीएन पांडे साहब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी अग्रवाल जी और तमाम वन विभाग के अधिकारीगण, उपस्थित विभिन्न एसोसिएशन के प्रतिनिधिगण, पर्यावरण प्रेमी भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत पसंद आया कि स्वर्गीय कैलाश सांगला जी के नाम से ये जो आज कार्यक्रम है पद्मश्री कैलाश सांगला स्मृति वन बैरी गंगा फंड वन खंड, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। आप देखेंगे कि इसका 20 करोड़ की लागत से हमने स्मृति वन बनाने की घोषणा की थी। मैंने बजट के अंदर कुछ आप समझ सकते हैं कि बजट में घोषणा होना पद्मश्री कैलाश सांगला के नाम से, उसका भी अपने महत्व होता है। कैलाश सांगला कोई मामूली हस्ती नहीं थी। वो पर्यावरण के क्षेत्र में, वन के क्षेत्र में एक्सपर्ट थे और इंदिरा गांधी जी ने उनकी क्षमता को पहचाना 70 के दशक के अंदर, जब टाइगर लुप्त हो रहे थे देश से, तब उनको बुला के बातचीत करी और उनको उनके सुझाव लिए और उन्होंने अपनी एक्सपर्टाइज से, जो उन्होंने पूरे देश के अंदर जो सर्वे किया था, उसके आधार पर प्रोजेक्ट टाइगर बनाने का सुझाव दिया भारत सरकार को, इंदिरा जी को, और उनको पहला डायरेक्टर बनाया गया। उसका परिणाम है कि आज टाइगर पूरे देश के अंदर जिस संख्या में बढ़ रहे हैं, वो आप समझ सकते हो कि राजस्थान में हमारे देखते देखते 100 टाइगर हो चुके हैं राजस्थान के अंदर। और उसी रूप में वो हमेशा जीवन पर्यंत विभाग में काम करते रहे और जो मान सम्मान विभाग के अंदर उनका आज भी बना हुआ है, ये मैं समझता हूँ अपने आप में उनकी जो प्रतिभा थी उसको रिकॉग्नाइज करने वाली बात है। मेरा संबंध भी उनसे बचपन से था। मैं उनके
दिल्ली जू के डायरेक्टर थे वो, तब मैं रुका था उनके घर पे। और मुझे याद है वो टाइगर पालते थे, एक टाइगर पाला हुआ था उनका खुद का, और ये टाइगर को पिंजरे से लाया गया घर पे। तब तो छोटे बच्चे थे, रानू साहब और सब साथ थे, पूरा परिवार। तो हम लोग चकित रह गए कि टाइगर हमारे पास बैठा हुआ, पता नहीं क्या कर देगा। वो अलग तरह का अनुभव था। तो उन्होंने उस टाइगर को बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, इतना उनको टाइगर से प्रेम था। राजस्थान में भी उनकी बहुत रुचि थी। और मैं समझता हूँ कि ये पर्यावरण का महत्व अभी हेमाराम चौधरी बता रहे थे आपको, इसको पूरे नई पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता है। बिना पर्यावरण के प्रगति साथ नहीं देती है। पर्यावरण अच्छा होगा, प्रकृति का ध्यान रखेंगे हम लोग, ये पूरी जो आभा मंडल है बायोडाइवर्सिटी का, उसको मेंटेन रखेंगे, तब जाकर के ये जीवन जो है धरती पर वो काम रहेगा। अभी मुझे ये संगीता बेनीवाल कह रही थी, केदारनाथ बद्रीनाथ में जो त्रासदी आई थी, कितने भयंकर त्रासदी आई थी। मैं भी 3-4 दिन जाके रहा वहां पर, कितने लोग मारे गए, जोधपुर के कई लोग बह गए, हमारे जयराम चौधरी वकील साहब थे वो बह गए। तो आप कल्पना करो, प्रकृति से छेड़छाड़ करना मनुष्य के लिए उचित नहीं माना सकता। ये जो कैलाश सांगलरी के नाम के जो वन स्मृति भवन बन रहा है, इसका अपने एक अलग महत्व होगा। इको टूरिज्म के नाम से लोग यहाँ देखने आएंगे, टूरिस्ट आएंगे यहाँ पर। जयपुर में बन चुका एक, उसी स्टाइल से, उसी जो उनके माध्यम से इसको बनाया जा रहा है। और कम्युनिटी, अलग अलग जो कम्युनिटी, जो समाज है, संगठन है, एनजीओ है, उन सबको इन्वॉल्व किया गया है। ये जो पेड़ लग रहे हैं वो खुद अलग अलग संस्था वाले लोग लगाएंगे, तो एक भागीदारी होगी पब्लिक की भी, तब पेड़ भी मैं समझता हूँ कि वन विभाग के कर्मचारी तो हमेशा ध्यान रखते ही रखते हैं, उनकी ड्यूटी है। परंतु अगर सोसाइटी को इन्वॉल्व कर लो तो उसके बाद में वो काम सफल होकर ही रहता है। मुझे खुशी है कि यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, वो भागीदार बनने जा रहे हैं अधिकांश लोग इस काम के अंदर, इसलिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि 7-8 महीने के अंदर ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि एक ऐसा स्पॉट नया पैदा होगा जोधपुर के अंदर, जहाँ टूरिस्ट आएंगे देश के विदेश के। यह एग्जीबिशन लगी रहेगी जो पूरे प्रदेश के अंदर जो पर्यावरण के रूप में प्रकृति के कारण के क्या काम कर रहे हैं हम लोग, उसको बताने का अवसर मिलेगा और एक टूरिस्ट सेंटर बन पाएगा। प्रकृति गोद में ये हो रहा काम। और हमने भी, सरकार ने भी बॉटनिकल गार्डन भी 5 करोड़ की लागत है यहाँ पर, अभी आपके सामने मैंने उसको लॉन्च किया है। और लवकुश वाटिका जो है हर जिले में बनाई जा रही है, हर जिले में। कायलाने के वहाँ पे लवकुश वाटिका के नाम से बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हैं। इस रूप में मैं समझता हूँ कि जो काम हाथ में लिया गया है, और मुझे कहते खुशी है कि स्टेट गवर्नमेंट की रुचि इसमें उसी रूप में है जो मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए। क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, कई बार विदेशी मुल्कों के लोग भी सहयोग करते हैं, क्योंकि पर्यावरण आज पूरी दुनिया का चिंता का विषय बना हुआ है। आपको याद होगा रियो के अंदर होता है सम्मेलन, दुनिया भर के प्राइम मिनिस्टर्स और राष्ट्रपति इकट्ठे होते हैं और क्या चिंता करते हैं? पर्यावरण की चिंता करते हैं। दुनिया में पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ताप बढ़ता जा रहा है, दुनिया चिंतित है उससे। और मुझे खुशी इस बात की, गर्व भी होता है
इंदिरा गांधी वो नेता थी दुनिया के अंदर जो सबसे पहले इस खतरे को पहचाना। उस जमाने में वो बात करती थी पर्यावरण की, जब लोग बात करते ही नहीं थे, दुनिया के मुल्क बात नहीं करते थे। जब इंदिरा गांधी वो महान नेता थी जो हमेशा पर्यावरण प्रदूषण की बात किया करती थी। और आज तो दुनिया भर के मुल्क सब आके बैठते हैं, चिंता करते हैं, कई तरह के कानून पास करते हैं, नियम बनाते हैं, सलाह देने का काम करते हैं दुनिया भर के लोगों को, और इन्वेस्टमेंट भी करने लगे हैं। तो आज जो आप लोग आए हो, ये प्रोग्राम मामूली प्रोग्राम नहीं है। मुझे डीएन पांडे बता रहे थे हमारे पीसीएफ कि 50,000 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया है, स्टेट फंडिंग से किया गया है। आप सोच सकते हो इतना महत्व पेड़ों को लगाने का सरकार दे रही है, स्वयं भी दे रही है। और मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि इसमें कोई साधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि सरकार का कुछ का कमिटमेंट है। हिमाराम चौधरी जैसे समर्पित और प्रतिबद्ध मंत्री बने हैं, तो जैसा उन्होंने कहा, जो वन विभाग के कर्मचारी है, अधिकारी है, उनको मैं विश्वास दिलाऊंगा कि आप निश्चिंत रहें, साधनों की कमी नहीं आएगी। आपका कर्तव्य है, आपका धर्म भी है, आप वन विभाग में काम करते हैं। हमारी शिकायतें पॉलिटिशियन की रहती है आप लोगों से, और हमारा मानना है कि आप लोग बहुत तंग करते हो लोगों को, पर फिर भी जो है आप तंग नहीं करते हैं, आप अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। आपका फर्ज यही है फॉरेस्ट की रक्षा करें, पर्यावरण शुद्ध हो, प्रदूषण नहीं फैले, आपका काम यही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। ये साइकिल चलती है तब जाके ये जीवन प्रतिभा रहता है। इसको मैं पहचान नहीं कर सकता है। खेजड़ी मेला लगता है हर साल। अब महेंद्र विष्णु उठ के मेरे पास आए और कहने लगे साहब कि सड़कों के जो चौड़ी हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो पेड़ कटने नहीं चाहिए। आजकल मशीन आ गई है पेड़ को शिफ्ट करने की, बिना कटे हुए पेड़ निकाल के जड़ों से वो शिफ्ट हो सकता है। तो महेंद्र विष्णु ही क्योंकि खेजड़ी से संबंध रखता बचपन से ही, अमृता देवी का नाम सबकी जुबान पर है, किस प्रकार से उस जमाने में किस प्रकार वृक्षों को बचाने के लिए, वृक्षों बचाने के लिए अगर 300 से अधिक लोग कुर्बानी दे दे, साथ दे दे, तो आप सोच सकते हो उस जमाने प्राचीन काल से ही वृक्षों का महत्व रहा है, आज भी है, कल भी रहेगा। इसलिए हम सबका संकल्प होना चाहिए कि हम कैसे वनों की रक्षा करें, वृक्षारोपण करते जाएं, पेड़ लगाते जाएं। मुझे याद है इमरजेंसी के वक्त में जब संजय गांधी ने एक प्रोग्राम दिया था, उसमें वृक्षारोपण का प्रोग्राम था। आज जो आपको ये वृक्ष दिख रहे हैं हिंदुस्तान भर के अंदर, आप जयपुर से जोधपुर आते हो या जयपुर से कहीं जाते हो, तो रास्ते भर जो आपको बड़े बड़े वृक्ष दिखते हैं, वो उस वक्त पहली बार वृक्ष लगाए गए थे रेगिस्तान के राजस्थान के अंदर। आज वो बड़े बड़े वृक्ष बन गए, छाया दे रहे हैं और पर्यावरण को शुद्ध भी कर रहे हैं। तो व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हमारी कोर्सेज के अंदर तो ये पर्यावरण वगैरह के विषय हैं, कॉलेज के अंदर बच्चों से ही इसके बारे में, इसका क्या महत्व है, पर्यावरण का, फॉरेस्ट का क्या महत्व है, बायोडाइवर्सिटी का क्या महत्व है, ये तमाम बातें हमें बचपन से ही पढ़े जानी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दिशा में हमारे प्रभारी मंत्री जी बात करेंगे और इस दिशा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसमें हम कमी नहीं आने देंगे। कहने को बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि 250 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है ये बन रहा है, 250 हेक्टेयर सेक्टर बन रहा है। ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला हुआ है। राजस्थान में 3 जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान बन गए। राजस्थान कोई कम नहीं है। देखिए आज टूरिस्ट जो आता है दुनिया का, कई मुल्कों की तो पूरी इकोनॉमी जो होता है, पूरे मुल्क की अर्थव्यवस्था ही चलती है, टूरिस्ट पे चलती है। ऐसे मुल्क है दुनिया के अंदर, छोटे छोटे मुल्क,
हमारे मुल्क में भी जो टूरिस्ट आता है, हर तीसरा टूरिस्ट राजस्थान आता है। राजस्थान में हेरिटेज की कोई कमी नहीं रही है, राजस्थान में प्रकृति की कमी नहीं है, वन जीवों की कमी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि राजस्थान में जितना हम लोग टूरिस्ट लाएंगे उतना राजस्थान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो राजस्थान में सरकार ने संकल्प कर रखा है और आज के बाद पहली बार मैंने 1000 करोड़ रुपए रखा है टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए। आप सोच सकते हो उसका क्या महत्व हो सकता है। इस प्रकार से आज हिंदुस्तान एकमात्र देश है दुनिया के अंदर जहां टाइगर भी है, लॉयंस भी है और जगह नहीं होता था। एकमात्र देश है हिंदुस्तान जहां आपको गिर में मिलेंगे लॉयंस, गुजरात के अंदर और भी कई जगह टाइगर मिलेंगे जगह जगह पर। तो इस बात को दुनिया जानती है। उसी रूप में हमने भी क्या किया, पिछले कार्यकाल में जब आपके मैं आशीर्वाद से मुख्यमंत्री था तब मैं राजस्थान जैविक विविधता नियम बनाए थे हम लोगों ने 2010 के अंदर। इस बार हमने इको टूरिज्म की पॉलिसी बना दी है। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार किस दिशा में जा रही, किस दिशा में जाना चाहती है। और वृक्षारोपण 1.24 लाख हेक्टेयर में किया गया वृक्षारोपण राजस्थान के अंदर 19-20 से अब तक। जब से नई सरकार आई है तब से हमने इस काम का वृक्षारोपण बहुत बड़े रूप में किया है, अपने साधन से भी किया है। बॉर्डर होमगार्ड का भी बहुत बड़ा सहयोग ले रहे हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और तो और जलवायु परिवर्तन जो है, क्लाइमेट चेंजेज, उसका अलग से निदेशालय बना दिया गया राजस्थान के अंदर। तो टोटली जो है इस रूप में हम आगे बढ़ना चाहते हैं जिससे कि बॉटनिकल गार्डन है मंडोर के अंदर 35 हेक्टेयर में, वो विकसित करने का योजना बनाई हम लोगों ने। सभी संभागों में है। जालना डूंगरी में जो एक फॉरेस्ट का उद्यान बना है उसी पैटर्न पर सब संभागों में बनाने की बात की जा रही है। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि जैसे मैंने अभी कहा कायलान की बात, 25 हेक्टेयर में हमारा लव कुश वाटिका बनेगी। तो जोधपुर के अंदर भी हम चाहते हैं कि हम पीछे नहीं रहें और जोधपुर के अंदर सभी क्षेत्रों में जोधपुर जो प्रगति कर रहा है उसमें पर्यावरण के क्षेत्र में ये आपके वन जीवियों क्षेत्र में, उसमें हम लोग क्या प्रगति कर सकते हैं। क्या हम लोग कायलाने के अंदर हमने शिफ्ट कर दिया जू, आज उसका कितने टूरिस्ट आते हैं वहां पर और कितनी खुली जगह पे वो शानदार जगह बन गई है। तभी जब सुभाष गर्ग जी कह रहे थे कि जोधपुर में मुझे आपने 40 साल पहले बनाया मेंबर पार्लियामेंट है, वो दिन और आज दिन 42 साल हो गए करीब। 42 साल में जो कुछ भी, आज पहले 2 गाड़ी चलती थी, एक तो दिल्ली मेल और एक आगरा फोर्ट। आज ब्रॉडगेज आ गई, कितनी गाड़ी चलती मुझे नहीं मालूम है। हिंदुस्तान भर से जुड़ गए। इंदिरा गांधी के नाम पानी यहाँ पर आ गया, एयरपोर्ट से हवाई जहाज आने लग गई, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, आपके पेरीफेरी के अंदर रोड बन रही है और जो संस्थाएं आई है वो बेमिसाल है हिंदुस्तान में। मैं कल भी कहा मैंने सुमेर हासिन स्कूल के अंदर, हिंदुस्तान में एकमात्र शहर जोधपुर है जहाँ सारी प्रतिष्ठित संस्थाएं एक साथ मिलेगी, एक साथ मिलेगी। IIT यहाँ पर, एम्स यहाँ पर, निफ्ट यहाँ पर, लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ पर, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी यहाँ पर, कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर। और अभी हम 600 करोड़ की लागत से यही इसी रोड पर, नागौर रोड पर 600 करोड़ की लागत से फिनटेक यूनिवर्सिटी ला रहे हैं। चाहे वो इंस्टीट्यूट बनेगा, यूनिवर्सिटी बनेगी। जो IT सेक्टर में जो लोग समझते हैं, नौजवान बच्चे, वो जानते हैं कि फिनटेक यूनिवर्सिटी का मायने क्या होगा। डिजिटल एडवांस टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जगह जगह पर, जिससे कि हमारे राजस्थान के छात्रों को IT सेक्टर में बढ़ने का, हायर कोर्स करने का मौका मिले। राजीव गांधी का जो सपना था 21st सेंचुरी में, कंप्यूटर आ गए, मोबाइल फ़ोन आ गए। मोबाइल फ़ोन में देखिए आप एक
मोबाइल फोन में दुनिया मुट्ठी में हो गई है, दुनिया भर की जानकारियां आपके पास में। नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है वो पावरफुल है। तो नौजवान हमारे जो हैं अगर इसमें आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि उनका परिवार, उनका समाज वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि आज बिना पढ़े के कुछ भी नहीं है। आईटी का जमाना है और आईटी के जमाने के साथ में हम आगे बढ़ेंगे तो जाके फ्यूचर जो है आपका बहुत ब्राइट है। अंग्रेजी स्कूल खोलने लगे हम लोग गाँव के अंदर। अंग्रेजी स्कूल में इतनी भीड़ पड़ रही है बच्चों की, लॉटरी खोलनी पड़ रही है एडमिशन देने के लिए। गांव वाले समझ गए हैं कि अंग्रेजी का महत्व आज बन गया है। जो अंग्रेजी जानता है, आईटी जानता है, मोबाइल फोन और कंप्यूटर जानता है, तनख्वाह लाखों में होती है उसकी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा इस मौके पर कि सरकार कोई कमी नहीं रख रही। कोरोना आया था, आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर राजस्थान नंबर 1 पे रहा। इस प्रकार सेवा करी, ऑक्सीजन से किसी को नहीं मरने दिया राजस्थान के अंदर। जबकि बम्बई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में कितने लोग मारे गए थे। 3 घंटे की ऑक्सीजन बचती थी, 2 घंटे की, 1 घंटे खत्म हो गए, लोग मर गए। यह हमने जो संघर्ष किया, जिस रूप में किया, भारत सरकार से कन्विंस किया, उनको मंत्रियों को भेजा, मैंने कुछ भी किया हो, दवाई मंगाई चार्टर प्लेन करके बॉम्बे से, 1 दिन में देरी नहीं होनी चाहिए। फ्री इलाज किया, 40-40 हजार इंजेक्शन फ्री किए। तो गवर्नेंस देने में मैं समझता हूं कोई कमी नहीं रख रहे हैं हर क्षेत्र के अंदर। उसी रूप में ये जो चिरंजीवी योजना आई है, मैं आपसे अपील करना चाहूंगा सबसे, कृपा करके एक परिवार भी छूटे नहीं इससे। 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं किया है। बीमे की प्रीमियम सरकार भर रही है, खाली जो पैसे वाले हैं उनसे 850 रुपये दे रहे खाली। आप बताइए, पूरी प्रीमियम सरकार भर रही है, 10 लाख का बीमा है। और मैंने कल बताया 10 लाख मैंने 5 लाख मान लो इलाज में खर्च कर दिया आपने, 5 लाख बचे हुए हैं। और बीमारी दूसरी आगे जहाँ 10-15 लाख रुपए लगते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट आ गया, लिवर ट्रांसप्लांट आ गया, उसका 10-15 लाख भी सरकार अलग देगी आपको, तो आपका कोई इलाज फ्री होगा पूरा। और तो और 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा साथ में है। एक्सीडेंट का मतलब खाली रोड एक्सीडेंट नहीं है, पानी में डूब जाते लोग बाग तो 5 लाख मिल रहे हैं उनको। कोई पड़ गया, कहीं गिर गया, मर गया, उनको 5 लाख मिल रहे हैं। उसी चिरंजीवी योजना के अंदर एक्सीडेंट का बीमा भी साथ में है। कहने का मतलब यह है कि इतनी शानदार योजना बनाई जो दुनिया में कहीं नहीं होगी मेरे ख्याल से, संभवतः दुनिया के मुल्कों में नहीं होगी कहीं पे भी, और हिंदुस्तान में होने का तो सवाल ही पैदा नहीं। हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को रिक्वेस्ट करी है, आप सोशल सिक्योरिटी के नाम से पूरे देश में राजस्थान मॉडल जो बना है हेल्थ में, राइट टू हेल्थ, सबको अधिकार है स्वस्थ रहने का, और सरकार का धर्म बनता है उनकी मदद करने का। कितना महंगा इलाज है, 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख बिल बन जाते हैं प्राइवेट के अंदर। दे सकता आदमी, गहने बेच देता है, घर बेच देता है, भाई माँ बाप की सेवा करो, बचाओ इनको। मालूम है को बचेगा नहीं, तब भी करते हैं। हमारा अच्छे संस्कार है ये। तो हम लोगों ने तजवीज की है कि हम पूरा बीमा करके उनको इमदाद करेंगे। इस प्रकार कई स्कीमें बनाई गई है, अभी वक्त नहीं है कि मैं आपको उसके प्रचार, आप सब जानते हैं, अखबार पढ़ते हैं। पर सरकार एक के बाद एक जो संस्था लेके आई जोधपुर के अंदर, और अभी ऑडिटोरियम बन रहा है शानदार वहां पे 65 करोड़ की लागत से पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास में। हर क्षेत्र में सरकार चौमुखी विकास कैसा जोधपुर का हो, ये प्रण जो 80 में आपने दिलवाया था मुझसे एमपी बना के, वही प्राण, वही संकल्प मेरा आज भी है। मेरी अंतिम सांस तक मैं जोधपुर वासियों की और राजस्थान वासियों की सेवा करूंगा, ये मैंने कहा है, और वही सेवा मैं कर रहा हूं। और अनुभव मुझे मिला है जोधपुर जिले से, जो मैं अकाल सूखे में घूमता था, गांव-गांव में, शहरों की गलियों में घूमता था, कच्ची बस्तियों में घूमता था, जो मैंने ट्रेनिंग पाई है एनएसवाई के कार्यकर्ता के रूप में, जिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, वही मेरे काम आ रही है मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए। वो अनुभव जो जमीन का है, गली का है, मोहल्ले का है, ढाणी का है, गांव का है, अकाल का, सूखे का, जब आप पूरे रास्ते को संभाल रहे हो, तो वो अनुभव मैंने जो प्राप्त किया था आपके बीच में, मेरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों के बीच में,
वही मेरा आज काम आ रहा पूरे प्रदेश के अंदर। मेरी कलम उस गरीब के लिए चलती है, ढाने के लिए चलती है, गांव के लिए चलती है, जिसको सरकार की ज़्यादा जरूरत है। इस प्रकार से हम काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं। आपके यहाँ लाइन लग गई है, पूरी संस्थाएं मंडोर से लगा के नागौर रोड पे आ रही है। ये संस्था कम नहीं, आईआईटी का सपना पंडित नेहरू ने बनाई थी सबसे पहले। आईआईटी देश के अंदर आजादी के बाद में आईआईएम उदयपुर में खोला है, वो उन्होंने बनाया था। एम्स उन्होंने खड़ी की थी 56 के अंदर। दिल्ली में जंगल था जहाँ एम्स बनी है, एम्स बनी है। बताइए क्या नहीं है जोधपुर के अंदर, सब संस्थाएं आ गई है। निफ्ट आ गया, एफडीडीआई आ गई, यहाँ पर मसाला पार्क आ गया, तो कोई कमी नहीं है। जोधपुर में सब तरह की संस्था आई हुई है। बाकी अब सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, बरसात आ गई, सड़कें ठीक हो नहीं सकती। अभी अचानक लगे हुए उसके अंदर स्पेशल ग्रांट आपको दिला करके सड़कें ठीक करवाएंगे, पर टाइम लगता थोड़ा। मुझे मालूम है सड़कें खराब है, और सड़कें खराब बरसात में हो जाती है। डामर का और बरसात का बैर है, दुश्मनी है। तो हम चाहते हैं कि वो सड़कें भी ठीक हो। नगर पालिका की मेयर साहब बैठी हुई है, ये कहती मेरे पास साधन नहीं है, साधन की कमी है। तो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे निगम हो, चाहे जेडीए हो, चाहे सरकार, स्टेट गवर्नमेंट इस पर ग्रांट दे, पर जोधपुर में सड़कें ठीक करने के लिए हमने तय किया है, वो भी करवाएंगे। और धीरे धीरे जो आपके फीडबैक मिलता जाएगा मुझे। मैंने इस बार कहा कि बजट जो इस बार मैंने किसानों के लिए अलग बजट दिया था। आपको मालूम है कि किसानों का अलग बजट देश में घोषणा ही मैंने करी थी पहले, और मेरी घोषणा करते ही तमिलनाडु की असेंबली आ रही थी, उन्होंने लागू ही कर दिया उसको। हमने भी लागू किया, यहाँ पर अलग बजट बना के डबल कर दिया हमने प्रोविजन धनराशि का। उसके अंदर कई तरह का हम सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से उनको इमदाद कर रहे हैं, डीबीटी कर रहे हैं, 1000 रुपये कर रहे हैं। आज 47 लाख कंज्यूमर राजस्थान में है, तो 50 यूनिट खत्म कर दिए मैंने, माफ कर दिए, निःशुल्क कर दिए। 47 लाख लोगों को आज बिल है वो शून्य आ रहा है, जीरो आ रहा है राजस्थान के, जोधपुर के अंदर, नहीं राजस्थान के अंदर। तो कहना चाहूंगा मैं कि जहाँ बस चलता है, महंगाई का जमाना है, बेरोजगारी बहुत भयंकर है। कोरोना के अंदर कमर टूट गई लोगों की, नौकरी चली गई कई लोगों की। तो सरकार कर्तव्य किस प्रकार से हम लोग आम जनता को रिलीफ दिलाएं। यही बात कहता मैं आपसे अंत में अपील करूंगा, ये जो आपका कैलाश श्रृंखला वनस्पति प्रोजेक्ट बना है, इसमें आपकी भागीदारी रेगुलर रहनी चाहिए। जब मौका लगे आप आए, यहाँ पर देखें आपने जो पौधे लगाए हैं उनकी स्थिति क्या है, कोई जल गया तो नया लगा दें। जब तक सब मिलके हम करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में, तब जाकर के आप ये शानदार जगह बनेगी। और मैं समझता हूँ पर्यावरण की दृष्टि से बहुत बड़ा ये काम हो सकेगा जोधपुर के अंदर। यही बात कहता हूँ, आप लोग सब पढ़ाए सुबह सुबह, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। डीएन पांडे को, तमाम इनके शिखर अग्रवाल को, डिपार्टमेंट लोगों को कहना चाहूँगा कि आप अभी बेली गंगा की बात थी, मंत्री जी ने कहा कि हमने उनको जो डाइवर्सन किया उसका पिछले टर्म से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बाद में कुछ सरकार कर नहीं पाई, नई सरकार भी आ गई थी। सरकारें बदलने का नुकसान यही होता है, काम रुक जाता है। हम काम नहीं रोकते उनका, हमारा काम रोक दिया रिफाइनरी का। 40,000 करोड़ रिफाइनरी थी, वो 5 साल रुक गया, अब उसकी कीमत हो गई 70,000 करोड़ की हो गई। अब कल्पना कीजिए 40,000 में जो काम हो रहा था, 40,000 करोड़ का काम अब 70,000 करोड़ में होगा। ये गलत पॉलिसी है, सरकार डेमोक्रेसी बदलती रहती है, काम रुकना नहीं चाहिए, रोक देते हैं लोग, पता नहीं क्यों। हमने अभी ईआरसीपी की योजना है वहां पर 13 जिले की राजस्थान में, वसुंधरा जी ने उसको शुरू किया काम को, हम रोक नहीं रहे उसको। हम तो केंद्र से मांग करें, जो वादा किया प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का, वो पूरा करो। वो लड़ाई हमारी अलग चल रही है, वो आपको मालूम है, पर काम रोक नहीं रहे हम लोग। 9,000 करोड़ रुपये रखा मैंने, 13 जिले में पीने के पानी का संकट है वहां पर। आपके यहाँ इंदिरा गांधी की कैनाल आ गई, आप आराम में हो गए, जोधपुर है, पाली है, आस पास के बाड़मेर है, सब जगह आराम है। पर 13 जिले में पीने का संकट है पानी का। जयपुर राजधानी में संकट रहा है,
अजमेर में 7 दिन तक पानी नहीं आता था, बिसलपुर नहीं बना तब तक। तो सरकार की ड्यूटी है कि हम वो काम करें जो कि जनता को राहत दिलाए, तो हम काम रोकते नहीं है, वरना वो भी योजना अगर रोक दिया काम तो 5-10 साल में पता नहीं कितनी कॉस्ट आ जाएगी उसकी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल की भी। हम नहीं रोकेंगे काम को। 9,000 करोड़ हमने सैंक्शन किए हैं, हालांकि भारत सरकार ने पता नहीं क्यों रोकने के लिए कह दिया इस काम को। मंत्री जी हमारे जोधपुर के बड़ी समझ के परे हैं, उनको आगे बढ़ के उल्टा सहयोग करना चाहिए राजस्थान को। काम रुक गया वहां पर, काम रोकने का कह रहे हैं। हमने कहा पानी विषय राज्यों का होता है, केंद्र सरकार नहीं कह सकती काम रोकने के लिए हम काम रोकेंगे नहीं, हम काम आगे बढ़ाएंगे, कह दिया मैंने। ये काम है सरकार का, हम अपने अधिकार की रक्षा करेंगे। संघीय ढांचे के अंदर केंद्र की जिम्मेवारी अलग होती है, राज्यों की अलग होती है, कुछ कॉमन होती है। राजस्थान सरकार वो सरकार रहेगी, अपने अधिकारों के लिए लड़ती जाएगी, केंद्र से भी अपने अधिकारों की रक्षा करेगी, चाहे ERCP हो, चाहे वो आपका रिफाइनरी हो। रिफाइनरी मालूम है आपको, रिफाइनरी खाली रिफाइनरी नहीं है, इसके साथ में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। 800 किलोमीटर के एरिया के अंदर आप कल्पना कीजिए, वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है आपका। मावड़ जंक्शन से रोहित के अंदर लाके हम लोग बड़ा हब बना रहे हैं, इंडस्ट्री का बना रहे हैं पाली के अंदर, फिर जोधपुर तक उसका फायदा मिलेगा। कोई कमी नहीं रख रहे राजस्थान के विकास के अंदर, एक से एक शानदार स्कीमें हैं। आपको खाली मैं ही कहना चाहूंगा, बाकी स्कीमें तो हम लोग लागू कर ही रहे सब जगह, पर जो हेल्थ की स्कीम है, स्वास्थ्य की, उसमें गरीब आदमी कोई छूटे नहीं, कोई घर छूटे नहीं। ये जरा आप हमारी मदद कीजिएगा। यही बात करते मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। एक ध्येय वाक्य लगता है हमेशा, कोई कमी नहीं रखेंगे। क्षेत्र कोई भी हो, छोटी से छोटी बात कहते हैं, कहने पर कोई काम हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन चेहरे भांप कर कोई काम हो जाता है तो परिवार का मुखिया होना